मेरे इन बालों को इग्नोर करना, ये बार बार जो है ऐसे लटक जा रहे हैं और मैं जिस सैलून पे जाता हूँ वो सैलून अभी बंद चल रहा है, सो दैट मैं लगभग हर वीडियो में अपने बालों के बारे में बोल देता हूँ कहीं ना कहीं पे। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिव्रत का पार्ट 1 देखा था, जहां पर मैंने आपको साम्राज्य और उसके शासकों के बारे में पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसकी अगली हेडिंग को कवर करेंगे, लेकिन एक क्षमा चाहूंगा कि इस वीडियो में सिर्फ एक ही हेडिंग कवर करूंगा, लेकिन इसकी अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको 2 या 3 मैक्सिमम जितनी भी हो जाए उतनी हेडिंग कवर कर दूंगा एक ही सेपरेट वीडियो के अंदर। मतलब आपको बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी। कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी वीडियोस ना बने, थोड़ी लेंथी बने, लेकिन उसमें जो है माल मसाला अच्छे तरीके से भर करके दूं आपको, है ना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखते हैं शासक और इतिव्रत जो चैप्टर है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो हम अगली वाली हेडिंग को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी हेडिंग होने वाली दोस्तों यहाँ पर इतिव्रतों की रचना। अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है तो आप बुक का प्रयोग करके देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो बता रहा हूं। तो आप देखेंगे कि लगभग मैं पूरी बुक के हर एक पॉइंट को कवर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बताई या कुछ टॉपिक छोड़ दिए। मैं सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, हम सब लोग जानते हैं कि जो इतिव्रत थे दोस्तों, ये शासकों द्वारा लिखवाए गए ऐतिहासिक उनके कुछ पांडुलिपियां थी, जो कि उन्होंने अपने इतिहास को आगे बढ़ाए रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाए रखने के लिए लागू किया होगा, मतलब लिखवाया होगा, है ना। इसको लिखने वाले बहुत सारे लोग थे और जितने भी शासक आए, मुगल शासक दोस्तों, सबने अपना अपना इतिहास जो है वो लिखवाया। अब यहाँ पर हमें इतिहास लिखने की तो बात ठीक है, लिखवाया, लेकिन इसकी रचना कैसे हुई, किन लोगों ने की, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मतलब ये जो आपकी हेडिंग है इतिव्रतों की रचना, उसमें हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, उस टाइम के लिए नहीं, अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साम्राज्य और दरबार के लिए जो अध्ययन अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, कहने का मतलब अगर आप अकबर का साम्राज्य के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, उनके दरबार के बारे में अध्ययन करना चाहते हो कि उनका दरबार कैसा था, वहां पर लोग कैसे बैठते थे, किस तरीके की उनकी स्थितियां थी, उनका साम्राज्य कैसा था, ठीक है। मेरे इन बालों को इग्नोर करना, ये बार बार जो है ऐसे लटक जा रहे हैं और मैं जिस सैलून पे जाता हूँ वो सैलून अभी बंद चल रहा है, सो दैट मैं लगभग हर वीडियो में अपने बालों के बारे में बोल देता हूँ कहीं ना कहीं पे। तो उसको इग्नोर करेंगे दोस्तों। बात करेंगे साम्राज्य की। देखो, साम्राज्य के बारे में या फिर दरबार के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो आपको जो है अकबर के बारे में बात कर रहा, अकबर का अकबरनामा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम के लिए अगर आप साम्राज्य का अध्ययन करना चाहते हो, दरबार का अध्ययन करना चाहते हो, तो ये जो इतिव्रत थे दोस्तों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अब के लिए। लेकिन अगर तब की बात करें, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर कोई जो अपनी बुक वगैरह लिखवा रहा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये फ्यूचर में बहुत सालों बाद भी जिंदा रहेगी, है ना। आपने जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, आपको क्या पता कि आज से 50 साल बाद चलने वाले हैं। आपके स्कूल की एक मैगजीन छापी जाती है, आपको पता होगा स्कूल की एक मैगजीन छपती है जिसमें पूरे स्कूल का जो कार्यक्रम होता है वो दोस्तों लिख दिया जाता है। स्कूल में मंच वगैरह पे जो फोटोज वगैरह खींचे जाते हैं, जैसे कि किसी को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, कोई कुछ जीत गया, ठीक है, किसी ने कोई गीत गाया, कोई खेल हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, उन सबकी फोटोज वगैरह बना करके आप लोगों को, बच्चों को बांट दी जाती है। और उसका असली रीजन क्या होगा वो सारा कुछ अभी हम लोग जानते हैं। देखो, मैगजीन छापने का मतलब ये नहीं होता कि ये मैगजीन आज से हजारों सालों बाद ये दर्शाएगी कि उस समय के स्कूल कैसे होते थे। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल की जिनकी मैगजीन छपती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे स्कूल में मैगजीन छापी जाती थी, अभी तो पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, अभी छप रही है कि नहीं छप रही है, लॉकडाउन का समय। तो उस टाइम पर भी दोस्तों यहाँ पर जो राजा थे, जो शासक थे, देखो अगर मैं राजा बोलूँ तो आप शासक समझना, ठीक है, बादशाह बोलूँ तो भी वही शासक बादशाह, इन्हीं मुगल बादशाहों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो ये जो बादशाह थे, इन लोगों ने जो पांडुलिपियां लिखवाई, उस पर जो चित्र छपवाए, ठीक है, चित्र बनवाए, उनका उस समय का मकसद क्या रहा होगा वो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, यहां पर प्रबुद्ध राज्य के दर्शन के प्रयोजना के उद्देश्य थे। क्या मतलब हुआ, जैसे प्रबुद्ध राज्य शब्द समझो, प्रबुद्ध राज्य यानी कि एक बुद्धि द्वारा लगाया गया, एक बुद्धि द्वारा चलाया जा रहा जो राज्य है, जो शासन है दोस्तों, उसके बारे में सबको पता चले, ठीक है, सबको पता चले कि ये जो हमारे राजा हैं कितने महान हैं, ये कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, इन्होंने साम्राज्य का कितना विस्तार किया, साम्राज्य के बारे में लोगों को बताने के लिए, ठीक है, सबको पता चल पाया साम्राज्य के बारे में। तो ऐसी परियोजना के लिए, ठीक है, सबको पता चले, इस उद्देश्य से इतिव्रत लिखवाए गए होंगे। जैसे होता है ना भाई, स्कूल की मैगजीन की बात कर लो, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो पता होता ही है कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, फिर भी हमारे स्कूल के लिए जो है मैगजीन हम ही बच्चों को दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको और चीजें पता चल जाए जो आपको नहीं पता है, और आपके माध्यम से वो चीजें और आसपास के लोगों को, आपके पेरेंट्स को, आपके रिश्तेदारों को पता चलेगी, ताकि स्कूल का और नाम अच्छा हो कि फलां स्कूल बहुत अच्छा है। तो सोचो,
मान के चलते उदाहरण लेते हैं बादशाह अकबर का। जो बादशाह अकबर थे उन्होंने अपने लिए इतिव्रत लिखवाए, तो हो सकता है उनके जितने भी रिश्तेदार हों, उनके जितने भी दोस्त यार वगैरह रहे होंगे, उन सब तक वो इतिव्रत जाते हों और वो उनके राज्य के बारे में समझे कि अरे वाह, क्या बादशाह अकबर ने कितना ज्यादा बढ़िया बढ़िया काम किया, वो इस इतिव्रत में लिखा हुआ है ना। तो ये एक उद्देश्य रहा होगा दोस्तों, जिससे ये लोग इतिव्रत को छपवाते थे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये है कि विरोधियों को उनकी नियत की असफलता दर्शाने के लिए भी ये जो इतिव्रत थे वो छपवाया करते थे। अब आप पूछेंगे विरोधी कौन लोग? देखो, मुगल शासक अपने देश के तो थे नहीं, वो लोग कहीं से आए थे, तुर्की से। तो जब वो अपने यहाँ पर राज करने लग गए तो बहुत सारे उनके विरोधी भी थे, ठीक है। जैसे कुछ हिंदू शासक थे, कुछ क्षेत्रीय सरदार थे जो इनका विरोध करते थे कि भाई आप विदेशी व्यक्ति हमारे देश पर कैसे शासन कर रहे हो। तो जो लोग इनका विरोध करते थे उनको ये दर्शाना चाहते थे कि तुम करो विरोध, तुम्हें जितना करना उतना विरोध करो, हम यहां पर अपना जो साम्राज्य है वो फैला चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। यानी कि विरोधियों को यह बताने के लिए कि तुम विरोध कर लो, तुम्हें एक दिन गद्दी से हटना ही है, मतलब तुम विरोध करो, तुमको एक दिन पीछे हटना ही है, तुम्हारा विरोध किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हम भैया अपना साम्राज्य जो है फैला चुके हैं। हमारे साम्राज्य के बारे में देखो क्या क्या खास बातें इस बुक में आप छाप करके, आप पढ़ करके एक बार देख लो। तो ये जो रीजन था ये भी कहीं ना कहीं होता ही होगा, इसीलिए विरोधियों को उनकी नियत की, मतलब विरोधियों को उनकी नियत असफलता के बारे में बताने के लिए जो है इतिव्रत वगैरह छपवाए जाते होंगे। तीसरा दोस्तों एक और कारण यहाँ पर सामने निकल के आता है कि इतिव्रत छपवाने का जो कारण था वो ये भी रहा होगा कि इनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पता रहे। जैसे कि अगर आप अभी अपने पापा से पूछोगे, पापा से आप पूछ लो या मम्मी से पूछ लो उनकी नानी दादा नाना के बारे में, अपनी नानी नाना के बारे में, ठीक है, तो वो उनका इतिहास तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि मेरे नाना ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे थे, मतलब आपके दादाजी ऐसे थे, वो ये करते थे, वो करते थे। उनके पापा के बारे में पूछोगे बहुत कम जानकारी, और उनके भी पापा के बारे में पूछोगे तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं होगी, या फिर बहुत थोड़ी बहुत रही होगी कि आपके परदादा जो है वो किस चीज में बहुत महान थे। तो अब अगर आपके परदादा बहुत महान थे तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने अंदर गर्व आता है, आपको उस चीज के बारे में पता चलता है कि भाई हमारे जो दादाजी हमारे पूरे खानदान के खूनों में, मतलब हमारी ये जो बॉडी है, वैसे मेरे अंदर तो खून है नहीं, यहाँ पर सूखा साखा इंसान, तो हमारे खानदान के खूनों में सूरवीरों का खून दौड़ रहा है, ठीक है, हमारे नसों में खून दौड़ रहा है। सॉरी अगर मुंह से गलत निकल रहा है तो भावनाओं को समझो, विचारों में क्या रखा हुआ है। दोस्तों कहां पर था? भावनाओं को समझो, विचारों में क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो आप भावनाएं समझ गए होंगे आई होप। तो भावी पीढ़ियों के सामने उनका विवरण रहे, इन ऐतिहासिक राजाओं का विवरण रहे, तो इसलिए भी ये लोग जो है हो सकता है इतिहास वगैरह लिखवाते हो। तो देखो यही कुछ हमारे सामने कारण आ रहे हैं जो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ इनमें से कोई कारण रहा होगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं होती थी दोस्तों वो कौन लिखता था, लेखकों के बारे में हमारे पास में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले देखो जो लेखक थे वो निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। अब आप ये पूछेंगे कि निरपवाद शब्द का क्या मतलब होता है, तो निर अपवाद का मतलब, देखो निर को हटा दो, अपवाद बचाओ। अपवाद का मतलब होता है जहां पर कई सारे लोग अलग अलग बहस कर जाएं। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि सारे लोग जितने भी लोग आए हैं वो लड़के हैं, लेकिन एक लड़की भी आई है, तो लड़की क्या हो गई? अपवाद हो गई यहाँ पे, है ना, कि सारे के सारे हजारों लोगों में सारे लड़के हैं, एक लड़की आई हुई है। कोई आंदोलन चल रहा हो, स्ट्राइक चल रही है, तो उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो लड़की इस समय क्या है? अपवाद हो गई। तो अपवाद का मतलब यह है कि उस बात को उस समय के लिए नहीं माना जा सकता। और यहां पर जितने भी लेखक थे दोस्तों वो दरबारी ही थे, तो ये एक बात ऐसी है जो कि कोई अपवाद वाली थी ही नहीं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि जो इतिहासकार होते हैं ना वो कई बातों पर बहस करके बैठ जाते हैं कि उनको लगता है ये फैक्ट सही है, उनको लगता है वो फैक्ट सही है। तो कई बार ऐसा हो सकता होगा कि कुछ इतिहासकार यहाँ पर ऐसे बैठे हों, एक उधर वाले और एक इधर वाले भाई साहब, वो अपना इतिहास निकाल रहे हैं कि हाँ अकबर के जितने भी राइटर थे वो दरबार के बाहर रहते थे। एक बोल रहे कि नहीं, अकबर के सारे राइटर जो थे वो दरबार के अंदर ही बैठ करके राइटिंग करते थे, लिखते थे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी यहाँ पर बहस होने वाली है, वो कहेगा नहीं बाहर थे, नहीं ये कहेंगे बाहर थे और ये कहेंगे अंदर थे। तो इस तरीके से दरबार के अंदर के राइटर, दरबार के बाहर के राइटर, इन दोनों में बहस हो जाएगी। फिर फाइनली निष्कर्ष बहुत समय बाद निकलेगा जिसके पास सबूत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर सारे के सारे एक ही बात को मान लें कि हाँ भाई सारे राइटर्स दरबार में ही रहते थे, वो दरबारी ही थे, तो यहां पर कोई अपवाद रहा ही नहीं। तो वही चीज है कि यहां पर जो है सारे के सारे राइटर्स जो थे वो दरबार में रहते थे। वो हमेशा पता है क्या लिखा करते थे, उनके राइटिंग में हमेशा शासक के केंद्र पर आधारित घटनाएं होती थी। अब देखो शासक पर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उनके क्या लिखा हुआ है, हाँ यहां पर लिखा है शासक पर केंद्रित घटनाएं जो होती थी वो लिखा करते थे। शासक कौन? शासक मतलब राजा, जो समय के बादशाह, जैसे कि बीरबल, या फिर बीरबल नहीं, गलत कहां बोल रहा हूं यार,
मतलब अकबर, ठीक है, और बाबर और जहांगीर, ये सारे जो शासक थे दोस्तों, ये जो भी काम करते हो, चाहे कहीं आते हो, चाहे कहीं जाते हो, चाहे इन्होंने कुछ नए कायदे कानून बना दिए हो, कोई नियम बना दिए हो, कोई कुछ भी बना दिया हो, तो दोस्तों इतिहास में जो है वही सारी चीजें यहाँ पर लिख दी जाया करती थी। तो ये लेखक लोग देखो, आप देखो किस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें लिखा करते थे। इसमें दोस्तों और भी चीजें लिखते थे, शासक का परिवार, जैसे कि अकबर के पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, उनकी बीवी के बारे में लिखा हुआ है, उनके माता के बारे में लिखा हुआ है, उनके पारिवारिक जनों के बारे में लिखा है, दरबार के बारे में लिखा है, दरबारियों के बारे में लिखा हुआ है। तो शासक के परिवार के बारे में लिखा जाता था, अभिजात के बारे में लिखा जाता था, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा जाता था कि किस तरीके से वो युद्ध करने लायक है, उनके पास कितने सैनिक हैं, वो सैनिक किस तरीके से कार्य करते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां अपनाते हैं, कितनी ट्रेनिंग लेते हैं। तो इन सारी चीजों को भी दोस्तों यहाँ पर खूब ज्यादा जो है ध्यान रखा जाता था और वही सारी चीजें जो है दरबार में लिखा जाता था। एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज कि अगर आपको अपने देश के कायदे कानून के बारे में लिखना हो तो आप हो सकता है अपने देश की व्यवस्थाओं के बारे में लिखेंगे, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप देश की व्यवस्थाओं के बारे में लिखो, तब अगर आप केवल प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखने लग जाएं तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। यहाँ के जितने भी दोस्तों जो दरबारी राइटर जो थे, वो सब लोग लिखते तो थे साम्राज्य के बारे में, लेकिन लिख दिया करते थे बादशाह के बारे में। कहने का मतलब ये है कि अगर राइटर्स जो हैं उनसे दरबार के बारे में या अकबर के इतिहास के बारे में लिखने को कहा जाता, तो वो दोस्तों दरबार और साम्राज्य का जो पूरा इतिहास है ना, दरबार और साम्राज्य का, इसको समझ लो बहुत ध्यान से। दरबार का मतलब एक दरबार पूरी केंद्र होती है, उसमें कोई भी राजा आए, कोई भी राजा जाए, वो उस दरबार से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन उन राइटरों ने क्या किया, उन्होंने बादशाह को केंद्र में रखा, उसके चारों तरफ जो उनका दरबार था, जो उनका साम्राज्य था, बादशाह की हिस्ट्री में सब कुछ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ के राइटर दोस्तों इस तरीके से कार्य किया करते थे और लिखते थे। आप ये देख सकते हो कुछ पुस्तकों के मैंने प्रश्न लगाए हुए हैं यहाँ पर, काफी जबरदस्त से प्रश्न देख रहे हैं जो कि रंगीन चित्रों से बने हुए हैं, और सोचो उस टाइम पर किस तरीके से बनाते थे। बात करेंगे इन पर भी करेंगे, अगली हेडिंग आपकी यही है, ठीक है। अब दोस्तों इस हेडिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मुझे लगती है वो है तुर्की से फारसी की ओर वाली हेडिंग। क्या मतलब हुआ इसका? देखो हम सबको पता है कि जो पहले बादशाह थे वो थे दोस्तों बाबर। तो बाबर ने क्या किया, वो देखो तुर्किस्तान से आए थे, मतलब तुर्की के वो राजा के बेटे थे, शासक के बेटे थे वहां के। तो वो अपनी जो लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी, वो तो तुर्किस्तानी भाषा लेकर के आए। तो टर्किश भाषा जो आजकल बोलते हैं, टर्किश ड्रामे वगैरह आप देखते होंगे यूट्यूब पे कहीं पर भी, टर्किश ड्रामे जो देखते हो कमेंट करके जरूर बताया, ठीक है। वैसे मत देखा करो यार, 12th क्लास है, ये सब बातें छोड़ो। 12th के बाद में पूरी जिंदगी यही तो करना है, और करना क्या है, बस घर पे आना है, शाम को टीवी चला के बैठ जाना है, और करोगे क्या? तो अभी मत देखो, बाद में देख लेना, ठीक है। तो जिन्होंने फिलहाल टर्किश ड्रामे देख रखे हो उनको पता होगा। तो टर्किश मतलब तुर्की लैंग्वेज, तो वहां के ये बाबर थे, वो देश में आए अपने, उन्होंने शासन पहला स्थापित किया है ना, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। तो उन्होंने लैंग्वेज जो रखी वो तुर्की ही रखी। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि ज्यादातर जो बाद के बादशाह है उन सब ने फारसी भाषा को अपनी प्रमुख भाषा बनाया। और कैसे बनाया उसके बारे में आइए सबको थोड़ा बहुत जानते हैं। देखो मुगल दरबारी जो इतिहास था वो ज्यादातर फारसी में लिखा गया, हम सबको पता है। यहां पर ये जो फारसी लैंग्वेज है ना, ये हिंदी और इसकी जो क्षेत्रीय, देखो क्षेत्रीय लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको देखोगे भाई कंप्यूटर भाषा, जो कंप्यूटर है वो हिंदी कई बार समझता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है, लिख देता है, लेकिन जब उसका आउटपुट लेते हैं तो वो क्षेत्रीय को पता नहीं क्या बना देता है। तो यहाँ पर ये जो है क्षेत्रीय लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया, टेक्निकल मिस्टेक, इग्नोर करो, भावनाओं को समझो, विचारों को समझो, शब्दों में कहाँ पड़े हो यार। तो हिंदी और इसकी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, उसके साथ में फारसी को दरबार की और साहित्यिक रचनाओं की दोस्तों धीरे धीरे लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। अब हिंदी और इसकी क्षेत्रीय भाषाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हम सब लोग जानते हैं, मैं जो अभी भाषा बोल रहा हूँ वो हिंदी है, उसमें थोड़ी सी खड़ी भाषा के शब्द हैं, थोड़ी सी अवध भाषा के शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम शुद्ध हिंदी होती है दोस्तों वो बहुत ही सरल नहीं होती है, काफ़ी टफ होती है। तो हम लोग उतनी कठिन भाषा का प्रयोग करते नहीं, उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड मिला देते हैं, कुछ फारसी के शब्द मिला देते हैं। और तो और अगर आप हिंदी के ही साथ में थोड़ा उत्तर पश्चिम भाग में निकल जाओगे तो अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अगर आप उत्तर पूरब में चले जाओगे जैसे कि बिहार की तरफ, तो वो होती तो हिंदी ही है, लेकिन वो अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि का हो बाजार जई हो कि ना है, तो यहाँ पर जाओगे कि नहीं को बोल दिया कि जई हो कि ना है। तो इस तरीके की लैंग्वेज दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से होती है। कहीं पर खड़ी बोली, कहीं पर भोजपुरी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, अवध हो गई, है ना। तो ये जो फारसी भाषा थी दोस्तों, ये सब में धीरे धीरे मिलने लग गई, और यहाँ के जो लोग थे इन्होंने अपनी भाषाओं को जो है परिवर्तित करके फारसी भाषा में मिलाना शुरू कर दिया, और फारसी भाषा को जो है अपनी भाषाओं में मिलाना शुरू कर दिया उस टाइम को। तो खैर बाबर ने तो अपनी कविताएं वगैरह जो है तुर्की भाषा में लिखी थी, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं फारसी भाषा का थोड़ा सा और अधिक इतिहास। तो ये देखो फिर से गलत हो गया यार, यहाँ पर
टाइपिंग का कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है जब हम टाइपिंग को पीडीएफ बना करके डाउनलोड करते हैं, मतलब एक बार पीडीएफ बना लेते हैं, फिर वो जब डाउनलोड हो जाती है तो जब इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं आकर के, तो वहाँ पर ये मिस्टेक कर जाता है। बाकी अगर आपको मैं दिखाऊंगा इसकी ओरिजिनल पीडीएफ तो एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बोल के बता दे रहा हूँ, आप समझ जाना। मुझे उम्मीद है आप समझदार हो, बहुत समझदार हो आप लोग। बताना कमेंट में कितने लोग समझदार नहीं है। अब आप ये कहोगे कि जो बाबर थे दोस्तों, वो तो तुर्की भाषा को अपने देश में लेकर के आए थे, क्योंकि तुर्की उनकी पैतृक भाषा थी। तो यहाँ पर ये फारसी कैसे कन्वर्ट हो गई, फारसी को कैसे प्रमुख भाषा बनाया जाने लग गया? तो सबसे पहले हम समझते हैं ईरानियों के बारे में, और दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य एशियाई प्रवासियों के बारे में। दोस्तों, ईरानी लोग और मध्य एशियाई प्रवासी लोग ये क्या थे, ये बादशाह के दरबार में बैठते थे, ठीक है। और बादशाह के दरबार में बैठने के कारण इनको पहले से हिंदी आती थी, और फारसी भाषा से मिला जुला इनका जो है ज्ञान, और हिंदी भाषा से मिला जुला ज्ञान जो था वो काफी हद तक सही था। अब हुआ क्या कि इन्होंने पद पाने के चक्कर में, ठीक है, पद, कौन सा पद, जैसे कि साम्राज्य का कोई भी बड़ा पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का मिल जाए या फिर मंत्री का मिल जाए, ठीक है, साम्राज्य में और भी होते होंगे, सेनापति, कोई नायक, किस तरीके का पद पाने के इच्छुक थे ये लोग कि भाई हमको एक पद मिले बड़ा सा, हमारा भी नाम वाम बने। तो इन्होंने अकबर को, ठीक है, ध्यान से समझना, अकबर को कई बार अप्रोच किया, कई बार कहा कि आप जो है फारसी भाषा को हमारे यहाँ की मातृभाषा बना दो और ये भाषा बहुत अच्छी होगी। तो अकबर भी भाई खुश थे, ठीक है, उनको भी फारसी लैंग्वेज समझ में आती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने फारसी लैंग्वेज को ही अपना मेन लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया, और फारसी भाषा को दरबार में ना बहुत ऊंचा स्थान दिया जाने लग गया। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि अभी आपके गांव में अगर कोई आदमी ऐसे नॉर्मल सा आए और बोले ए का हो, बाजार जाइ हो कि ना है, ठीक है, तो आपके ऊपर उसका कोई ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, प्लस आसपास के जितने भी लोग होंगे उन पर भी कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर कोई इंग्लिश में आकर के बोल दे, 4 लाइनें बोल दे, तो आप सब उसको देखने लग जाओगे, अच्छा ये तो अंग्रेज बन गया है। सारे लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, बेशक वो 2 कक्षा ना पढ़ा हो, कक्षा मतलब यार क्लास, ठीक है, कुछ कोई गलत नहीं समझेगा, तो वो अगर 2 क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो बड़ा खुश कि यार बंदा तो इंग्लिश पढ़ के आया है ना, अंग्रेज बन गया, बहुत बहुत बोल रहा है, इंग्लिश में पटर पटर बातें करता है। तो ऐसे ही दोस्तों फारसी लैंग्वेज भी उस टाइम की ऐसी थी कि जो इनको बोलता था फारसी लैंग्वेज, उसे बड़ा स्थान ऊंचा दिया जाता था, ठीक है। इससे जानने वालों को शक्ति और प्रतिष्ठा भी मिलती थी कि भाई इंग्लिश बोल रहा है, मतलब सॉरी फारसी बोल रहा है, ठीक है, क्या लैंग्वेज है। और दोस्तों इसे बोलने वाले कौन कौन थे, जैसे राजा बोलते थे, शाही परिवार बोलते थे, दरबार के विशिष्ट सदस्य बोलते थे। आप अपने आप के यहाँ की प्रेजेंट टाइम की इंग्लिश लैंग्वेज को देखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन बोलता है, जो ज्यादातर हाईफाई लोग होते हैं सब बोलते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर राजा, शाही दरबार, शाही परिवार के लोग, ये सारे लोग जो हैं फारसी लैंग्वेज बोला करते थे। धीरे धीरे फारसी ने अपना एक कदम आगे बढ़ गई, फारसी बन गई प्रशासनिक भाषा, और यहाँ पर प्रशासन चलने लगे। समय थोड़ा बदला और फारसी भाषा ऐसी जगहों पर दोस्तों पहुंच गई जहां पर फारसी भाषा बोली भी नहीं आती थी, लेकिन फारसी भाषा के कुछ शब्द और स्थानीय भाषा के कुछ शब्द, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके, प्लस फारसी भाषा के कुछ मुहावरे, स्थानीय भाषाओं के कुछ मुहावरे वो फारसी भाषा में मिलने लग गए, और कुछ स्थानीय लोग फारसी भाषा के कुछ शब्द बोलने लग गए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो फारसी भाषा थी वो बन गई आपकी हिंदुस्तानी, और इसका हो गया हिंदुस्तानीकरण, मतलब भारतीयकरण, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भारतीय रूप से परिवर्तित हो गई, और भारतीय से एक बार परिवर्तित होने के दौरान क्या हुआ, इस लैंग्वेज का एक नया नाम रख दिया गया, और इस लैंग्वेज का जो नाम रखा गया वो था दोस्तों उर्दू। तो इस तरीके से उर्दू नाम की जो है एक नई लैंग्वेज हमारे सामने प्रेजेंट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने फारसी के कुछ शब्द सीख लिए, कुछ मुहावरे सीख लिए, और जो फारसी बोलने वाले थे वो स्थानीय भाषाओं को मिलाने लग गए इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नई लैंग्वेज बनी जो कि हो गई आपकी फारसी। अब अकबर भी बड़े खुश थे, अकबर ने इससे जो है अपनी प्रमुख भाषा बना लिया। इसके बाद में जब बात करते दोस्तों हाईफाई लैंग्वेज की, तो हाईफाई लैंग्वेज में जो है ज़्यादातर चीज़ें छापी जाती हैं क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो खूब ज़्यादा प्रचलित हो, उदाहरण के लिए आप इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह देख सकते हो। ज़्यादातर राइटर अपनी लोकल लैंग्वेज में नॉवल क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनको पता है हमारे आस पास के तो पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरा जहां पढ़ सकता है ना। जहां माने क्या होता है, कमेंट में बताओ जरा। तो यहां पर दोस्तों अकबरनामा जैसी जो बड़ी बुक थी, उस टाइम की बहुत बड़ी बुक रही होगी मेरे ख्याल से, अकबरनामा जब लिखी गई होगी तो आई थिंक इसका बहुत सम्मान उम्मान किया गया होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर अगर एक बांध बनता है तो बहुत ज्यादा उसका सम्मान किया जाता है, बनाने वालों का नाम हो जाता है। सेम वैसे ही कुछ माहौल रहा होगा। थोड़ा सोच के देखो, इमेजिन करो कि अकबरनामा छपी, उसमें अकबर की पूरी इतिहास लिखी हुई है ना, तो वो भी फारसी में लिखी। कुछ अन्य दरबारी थे जैसे कि बाबरनामा,
बाबर, तो उन्होंने जो अपनी किताब थी दोस्तों वो बाबरनामा तुर्की में लिखवाई थी, लेकिन लिखवाने के बाद में उसका फारसी में फिर से अनुवाद करा दिया गया। तो देख रहे हो, मतलब तुर्की में लिखी हुई भाषा की किताब जो है वो पसंद नहीं आ रही, उसको फारसी में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आती है दोस्तों यहाँ पर रामायण और महाभारत। ये हिंदुओं की जो रामायण और महाभारत है दोस्तों, इसको भी फारसी में महाराजाओं ने कन्वर्ट कराने के आदेश दे दिए कि भैया ऐसा है, फारसी में इसको कन्वर्ट करो ताकि सारे लोग पढ़ पाए, क्योंकि हिंदी में लिखी हुई है, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे। जो लोग अब मुगलकालीन सभ्यता से मुगलकालीन ये जो साम्राज्य है उससे दोस्तों संबंध रखते हैं, तो क्योंकि वो फारसी पढ़े हुए हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का तो ज्ञान नहीं है, बोल तो सारे लेते होंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो है फारसी में अनुवाद कराने के आदेश दिए गए और कन्वर्ट हुए भी, फारसी में लिखे भी गए। जैसे कि यहाँ पर महाभारत की जो पुस्तक थी, इनकी जो अपनी महाभारत की पुस्तक है उसको छाप करके रज्मनामा रख दिया गया। रज्मनामा, जैसे अकबर नामा है तो अकबर की किताब हो गई, ऐसे दोस्तों जो रज्मनामा है तो वो युद्धों की किताब हो गई। रज्म का मतलब होता है युद्ध, युद्ध की किताब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से फारसी भाषा की प्रमुखता आप देख सकते हैं। देखो अभी धमधम की आवाज आ रही होगी, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूं कि भाई पड़ोसी मेरे भैया मकान मत बनाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, मकान तभी बनेगा जब भैया का कैमरा ऑन होगा। देखो चाहे आंधी है चाहे तूफान है, आज ये वीडियो जरूर बनाऊंगा, मैं कंप्लीट करूंगा। तो मकान बना रहे हैं उनका धमधम सुनो, लेकिन जो है वीडियो को भी एंजॉय करो, और आपको धमधम नहीं ध्यान से सुनना है, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बात करते हैं पांडुलिपियों की रचना की। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखी जाने वाली किताब। तो उस टाइम पर दोस्तों ये जो किताबें थी वो हाथ से लिखी जाती थी, कोई प्रिंटर तो था नहीं कि भैया एक पेज लगाया और उसके बाद 50 पेज कॉपी कर लिए, सब कुछ हाथ से होता था, है ना। तो हाथ से लिखी जाने वाली किताबों को कहा जाता था पांडुलिपि। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुगल भारत की किताबें थी, जो पुस्तकें थी, वो छापी गई पांडुलिपि के रूप में। छापे नहीं गए, बेसिकली लिखी गई, ठीक है, ध्यान से समझना, लिखना और छापने में बहुत फर्क होता है। इसके बाद में दोस्तों ये किताबें रखी कहां पर जाती थी? ये किताबें रखी जाती थी किताबनामा में। किताबनामा मतलब जैसे अकबर की किताब हो गई तो उसको किताबनामा मतलब किताबों की किताब नहीं हो गई, किताबनामा मतलब जहां पर खूब सारी किताबें रखी जाती हैं, वो बेसिकली एक लिपि का संग्रहालय हुआ, है ना। तो ये जो किताबें वगैरह थी दोस्तों, ये एक शाही केंद्र में रखी जाती थी, मुख्य शाही केंद्र में, जिसे किताबनामा के नाम से जाना जाता था। किताबनामा दोस्तों एक लिपि घर था, ऐसी जगह जहां पर बादशाह अकबर जो थे वो पांडुलिपियों का संग्रह रखते थे, ठीक है, रखते नहीं थे, बेसिकली रखा जाता था। जैसे प्रेजेंट टाइम पर क्या होता है कि सोना वगैरह जो है सरकार की निगरानी में रखा हुआ है, अपने देश का जितना भी है, जितने भी कीमती चीज़ें होती हैं, जितने भी अपने देश के कीमती कागजात होते हैं, वो सबको सरकार की निगरानी में रखे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों किताबनामा में बहुत महंगी महंगी जो हैं चीज़ें रखी जाती थी। और वो महंगी चीज़ें क्या थी? वो महंगी चीज़ें थी पुस्तकें, किताबें, क्योंकि इनको लिखने में बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत ध्यान की आवश्यकता हुआ करती थी। और ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय पर किताब छापना बहुत आसान है, लेकिन जब आप पहली किताब लिखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसके लिए कितना नॉलेज चाहिए होगा, कितनी रिसर्च चाहिए होती है, कितना इधर उधर से भटकना पड़ता है, हर एक चीज को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। और जो ऐसी किताबें लिख देते हैं टेम्परेरी, मतलब एक बार खाली कुर्सी पर बैठ गए, किताबें लिख दी फटाक से, कोई भी कहानी मन में आ रही है लिख दिया, तो वो किताबें ज्यादातर लोगों की चलती भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखना था एक इतिहास। समय के साथ में किताबें 25, 30, 40, 50 सालों में लिखी गई होंगी। थोड़ा सा सोच के देखो, मैसेज आया मेरे पास, टन बोल दिया है, उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किताबनामा में पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई नई पांडुलिपियों की यहाँ पर रचना भी की जाती थी। ध्यान से समझना, रचना करने का मतलब ये है कि भाई साहब मेरी लाइब्रेरी रखी है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लिखने का काम कर रहे हैं, धनाधन लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज वाले लोग मेरे को बड़ा दुखी करते हैं यार, मैं कर देता हूँ म्यूट। तो इन पांडुलिपियों की जो रचना है दोस्तों, ये कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ पर पांडुलिपियों को लिखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत प्रकार के लोग जो हैं, अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग यहाँ पर लगे रहते थे। जैसे कि पन्ने तैयार करने वाले लोग, सबसे पहले कागज तो तैयार किया जाएगा ना, तो कागज तैयार करने के लिए कितने सारे लोग लगते होंगे, पहले पेड़ काटते होंगे, फिर लुगदी बनाते होंगे, फिर इस तरीके से जो है कागज को तैयार करते होंगे। दूसरा दोस्तों ये था कि अगर किसी ने कागज को लिख दिया, क्योंकि लेखक जो थे वो किताब लिखते थे, जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी, तो उनको नॉलेज कहाँ से आ रही है? उनको ज्ञान देने वाला कोई अलग होगा, जिसको ज्ञान सारी बातें बताऊंगी, तो वो बोलता होगा, ये लिखा करते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक बार पन्ना लिख गया तो उसकी नकल करने वाले लोग होंगे, जो नकल करते होंगे बैठ करके, जो है एक कॉपी को दूसरी कॉपी बना रहे हैं, फिर दूसरी कॉपी को 2 लोगों को दे दिया गया, क्योंकि अब एक बन गई पुरानी वाली और एक बन गई नई वाली, उसको और 2 लोगों को पकड़ा दिया गया। तो वो 2 लोग मिलकर के और 4 लोग लिख रहे हैं। फिर इस तरीके से बहुत सारी जो कॉपियां हैं वो बनती रहती होंगी यहाँ पर। तो मान के चलो एक किताब लिखने के लिए हजारों लोग वहां पर बैठते होंगे, है ना। फिर यहाँ पर किताब जब लिख गई तो उसको इकट्ठा करना, लगाना, पन्ने को चमकाना, उस पर रंग करना, कलर करना, चित्र बनाना, इन सब के लिए भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर लगते होंगे। जब पूरी किताब बन जाती होगी तो उसको जिल्दसाजी करना, मतलब एक पुस्तक में बना, एक पन्नों को पुस्तक का रूप देना, सारे पुस्तक जो
सारे जो पन्ने होंगे उसको दोस्तों एक साथ फिट कर देना। तो इस तरीके से जिल्द करने वाले लोग भी होते होंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के लोग जो थे वो बहुत कड़ी मेहनत किया करते थे। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब एक पुस्तक छपती होगी तो वो दोस्तों बहुत ज्यादा कीमती संपदा मानी जाती होगी। और सही बात भी है कि पांडुलिपियां बहुत कीमती संपदाएं होती थी। अब यहां तक देख लिया तो थोड़ा सा और देख लो कि जो पांडुलिपियों के दोस्तों संरक्षक हुआ करते थे वो पांडुलिपियों को लिखने के बाद में ना बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस किया करते होंगे। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पांडुलिपियों के जो संरक्षक मुगल बादशाह थे ये अपने आप को पांडुलिपियां लिखवाने के बाद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया करते थे कि भाई हमने इतनी पांडुलिपियां जो है वो लिखवाई हैं या लिखी हैं। तो थोड़ा इमेजिन करो, इस चीजों पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को लिखने वाले जैसे कि सुलेखक हो गए और जो चित्रकारिता वाले होंगे, जो चित्र बनाते होंगे, उनको तो समाज में ना बहुत ऊंची प्रतिष्ठा मिली, बहुत ऊंचा सामाजिक दर्जा मिला कि भाई तुमने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, बादशाह की पुस्तक लिखी है, ठीक है। और उस टाइम पर पुस्तक लिखना वाकई में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो पुस्तक लिखने वाले लोग, उस पर चित्र बनाने वाले लोग, इनको तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे जैसे पन्ने बनाने वाले लोग हो गए, जिलसाजी करने वाले लोग हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग जिनके मैंने पीछे नाम बताए हैं दोस्तों, ये सारे लोग गुमनाम कारीगर रह गए। इनके बारे में किसी ने कहीं भी कोई बयान नहीं करा, जबकि असली मेहनत इनकी भी थी। भाई थोड़ा सा मेहनत तो इन्हीं की थी, क्योंकि पन्ने बनाने वाले अगर पन्ने नहीं बनाते तो कागज पर इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख पाना शायद ही कभी पॉसिबल होता, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं कि कागज पर इतना सारा कुछ लिखा जाएगा। एक और चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि प्रेजेंट टाइम पर हम लोग ना जैसे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि इस लॉकडाउन के दौरान पे जो लोग डॉक्टरी का नॉलेज रखते होंगे, ठीक है, उनकी कितनी ज्यादा वैल्यू की जाती होगी कि भाई साहब, भाई इस व्यक्ति के पास में मेडिकल का लाइसेंस है, एमबीबीएस का लाइसेंस है, क्योंकि उसको उन चीजों का नॉलेज है, ठीक है। आजकल आप कोई बड़ा काम करते हैं, आईआईटी क्रैक करते हैं, तो आपके लिए कितना ज्यादा जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। और आपकी विशिष्ट नॉलेज, जैसे कि आपने कोई खोज कर दी, कोई इन्वेंशन कर दी, कोई साइंटिस्ट बन गए, कोई आपने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो लेखन कला वाले लोग थे, जो लिखते थे, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी राइटिंग का मतलब है जिनको लिखना आता था, ठीक है, और अच्छा भी लिखते थे, वो लोग बहुत कौशलशाली माने जाते थे। उनकी जो लेखन कला है वो बहुत कौशलपूर्ण मानी जाती थी, महत्वपूर्ण कौशल होता था, ठीक है, एक बहुत हुनर माना जाता था। इस चीज को समझो ध्यान से। और इन्हीं लेखन शैली को अगर आप देखना चाहते हो तो नस्तलिक को देखो। ये नस्तलिक क्या है? नस्तलिक एक प्रकार की लेखन राइटिंग है, ठीक है, लेखन शैली है, जो कि उस टाइम पर अकबर की पसंदीदा शैली बन चुकी थी। और ये कैसी दिखती थी दोस्तों, ये देखने के लिए आप अपनी बुक को भी देख सकते हो और यहाँ पर ये भी देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी, मतलब एक मोटा सा सरकंडे का पेन होता था जिसमें 3 से 5 मिलीमीटर तक की जो है इस तरीके की निप होती थी, पेन की टिप हुआ करती थी, उसको बीच से चीर करके जो है स्याही में से डुबा करके लिखा करते थे। अगर आप अपने दादी बाबा से पूछोगे, या अगर आप नहीं पूछ सकते, बाय द वे अगर नहीं रहे हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो आज से तकरीबन 50-60 साल पुराने हों, मतलब बूढ़े हों, 50 साल पुराने हों, कैसे बोल दिया यार मैंने, लोग पुराने नहीं होते, लोग बूढ़े होते हैं, तो 50-60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो, उनसे आप एक बार पूछ के देखो कि उस टाइम पर कैसे लिखावट होती थी। तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो जरूर बताएंगे, मुझे 100% उम्मीद है कि वो बताएंगे कि पहले तो उन्होंने खड़िया से लिखा होगा, खड़िया मतलब चौक से लिखा होगा, ठीक है, एक स्लेट होती थी इतनी बड़ी सी। अगर आप में से किसी ने स्लेट पर लिखा तो भाई प्लीज कमेंट करके बताना अगर आपने स्लेट कभी देखी भी है या छुई भी है। तो स्कूल वाले बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्लेट की बात कर रहा हूँ जिसपे बच्चे लिखते हैं। तो वो जो स्लेट थी उस पर लिखा जाता था खड़िया से। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पन्ने मिलने लग गए, तो पन्नों पर दोस्तों सरकंडे की कलम बनाई जाती थी और स्याही में डुबा डुबा करके लिखवाया जाता था, उससे राइटिंग बहुत अच्छी बनती थी। ये राइटिंग दोस्तों उसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जितनी भी आज की जानकारी है, जो भी बातें मैंने समझाई है, वो सबको समझ में आ गई होंगी। अगली जो हेडिंग होगी उसमें मैं आपको 1 या 2 हेडिंग पूरी एक साथ पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा 2 से 3 भी हो जाए, ताकि आपका चैप्टर जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और वो जो वीडियो है दोस्तों कल का, तो मैं वादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब जब मैंने वादा किया है तब तक वीडियो नहीं आ पाई है, तो हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक बात कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तो मुझे जरूर लिखना कि भाई मैंने ये वीडियो पूरी देख ली है और मुझे दूसरा पार्ट समझ में आ गया है, प्लीज यार, ताकि मैं तीसरा पार्ट बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाऊँ। और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो भी मेरे को डेट के साथ में बता देना कि भाई आज तारीख इतनी है और ये वीडियो मैं आज देख रहा हूँ, पूरी देख ली, मज़ा आ गया। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जरूर मजा आ जाएगा अगर आप इतना लिख देंगे। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ सही लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।